हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। अब आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे हमने 6 प्रिंसिपल्स लास्ट क्लासेस में डिस्कस किए, आज हम डिस्कस करेंगे रेम्यूनरेशन वाला प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि मैनी वेरिएबल्स such as cost of living, supply of qualified personnel, general business conditions and success of the business should be considered in determining a worker's rate of pay। यानी कि हमें ये ध्यान में रखना है वेजेस डिसाइड करते समय या सैलरी डिसाइड करते समय कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है और उतनी वेजेस से क्या एक एम्प्लॉई और वर्कर अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सकता है। ओके, तो ये हमें पहले ध्यान में रखना होगा। यस, नेक्स्ट उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी बिजनेस कंडीशंस कैसी हैं। ओके, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी ऑफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा हमारा बिजनेस सक्सेस करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी भी और उनके वेजेस भी डिसाइड होते हैं। लेकिन हमें इस कंडीशन में ये प्रिंसिपल ये कहता है कि यू हैव टू पे फेयर एंड एडिक्वेट सैलरी और एडिक्वेट वेजेस टू योर एम्प्लॉयज़ सो दैट दे कैन मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब कम से कम इतना रेम्यूनरेशन हमें अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराना है जिससे कि वो अपना एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सकें। ओके, नहीं तो क्या होगा, इससे अगर आपने प्रॉपर उनको रेम्यूनरेशन नहीं प्रोवाइड कराया है तो यहाँ पर एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा होगा। अब एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रिक्वेंटली आएंगे और फ्रिक्वेंटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जाएंगे भी। तो यहाँ पर हमें उनका फ्रिक्वेंट जो टर्नओवर है उसको कम करना है ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ वे में रन कर सके। नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन से जाएंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी ख़राब होगी। ओके, तो ये वाला प्रिंसिपल हमें ध्यान रखना है कि वी हैव टू गिव फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस एंड सैलरी टू आवर एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा है 8th प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, फ्योल्ड क्या डिफाइन करता है कि सेंट्रलाइजेशन एज लोअरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रोल एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस। इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड है यानी कि पावर्स केवल कुछ ही लोगों के हाथ में है या टॉप लेवल के हाथ में है, तो वहाँ पर सबऑर्डिनेट का जो रोल है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती है। और अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या करेंगे, हम अपने मिडिल लेवल पे या फिर लोअर लेवल को हम उतनी पावर डेलीगेट करेंगे जिससे कि उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, द डिग्री टू विच सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी अडॉप्टेड डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन इन विच द मैनेजर इज़ वर्किंग। यानी कि यहाँ पर ये देखना है कि आप कितना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन रखते हैं और कितना डिसेंट्रलाइजेशन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को करते हैं। ओके, इससे क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये पता रहेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन कितना है और डिसेंट्रलाइजेशन कितना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन केवल सेंट्रलाइजेशन या फिर डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट नहीं करती है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जो इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं, इम्पॉर्टेंट आपके डिसीजंस हैं, वो टॉप लेवल करेगा और जो रेगुलर या डेली बेसिस पे जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं वो आपका लोअर लेवल या मिडिल लेवल उसको ले सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में आपका कॉम्बिनेशन होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का, बोथ का। ना ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड होती है और ना ही कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होती है। ओके, थैंक यू।